दैट इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ 12th क्लास NCERT बुक। इसमें हम सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा या उसके बारे में, जो पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। पांडुलिपि चित्रकला जिसको पूरे शॉर्ट फॉर्म में बताया है शॉर्ट नोट्स के लिए। इसके बारे में पूरी डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके थे। इसके बाद आता है राजस्थानी चित्रकला शैली। राजस्थानी चित्रकला शैली बेसिकली राजस्थान एरिया में फैली थी। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था पांडुलिपि चित्रकला, जो हम अगले चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, पांडुलिपि चित्रकला जो जैन शैली से रिलेटेड थी, ये राजस्थान वाले एरिया में फैली थी। तो यही बाद में फैली और डेवलप होकर वहाँ की राजस्थानी चित्रकला शैली कहलाई। मतलब जब उसमें थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा, प्रोग्रेस आने लगी, तब उसको एक स्पेसिफिक विशेषता उसकी मिल गई, तो लोग उसे पांडुलिपि चित्रकला ना कहकर राजस्थानी चित्रकला कहने लगे। मतलब जो उसमें चित्र बनाने की विधि और वगैरह थी वो सब राजस्थान से ही रिलेटेड थी। तो हम बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला पर। तो ये फैली थी मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जोधपुर। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे भी इन्हीं जगहों के बारे में, जैसे मेवाड़, कोटा, बूंदी, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर। मतलब ये राजस्थान के एरिया हैं और इन सब में किस टाइप की चित्रकला फैली हुई थी, किस चीज़ की क्या विशेषताएं थी, उन्हें कैसे बनाया जाता था और कहाँ पे कौन से आर्टिस्ट रहे, किस काल में आर्टिस्ट रहे, तो वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के मेरे नोट्स पहले ही बने हुए हैं, तो अगर आप चाहते हो तो बना सकते हो, वरना नॉर्मल टाइप पढ़ने में भी ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला राजस्थान और मध्य प्रदेश के शाही राज्यों में फैली थी, यानी रजवाड़ा जो होते थे वहाँ फैली थी। यहाँ के राजा राजपूत थे, मतलब राजपूत थे यहाँ के राजा, इसलिए इसे राजपूत शैली भी कहते हैं। यानी शुरू में इसको राजपूत शैली के नाम से जाना जाता था। फिर धीमे धीमे यहाँ के राजा चाहते थे कि इसे राजपूत शैली ना चाहकर इसकी खुद की पहचान मिले, तो इसे चाहते थे कि मुग़ल शैली से अलग दिखे, मतलब ये थोड़ी अलग दिखे, इसलिए इसको राजपूत शैली बोला गया। तो ये एक पहाड़ी शैली भी है। कुशल कलाकार द्वारा नृत्य, मतलब ये जो शैली होती थी इसकी बनावट के लिए कुशल कलाकार द्वारा नृत्य सामूहिक कार्य बताते हैं आपको बाद में। तो ये फैली थी मेवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर और मालवा। जैसे कि इसमें भी NCERT में भी यही टॉपिक दिए गए हैं। ये पहले चित्रकला के विषय में एक समीक्षा, यानी किस टाइप की होती थी और कैसे बनाई जाती थी, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ आ जाती है मालवा चित्रकला शैली। इसके बाद आती है मेवाड़ चित्रकला शैली। इसके बाद आती है बूंदी चित्रकला शैली, फिर कोटा और बीकानेर चित्रकला शैली, किशनगढ़, जोधपुर शैली, और ये कुछ यहाँ पे जयपुर चित्रकला शैली है, और यहाँ लास्ट में कुछ आर्ट फॉर्म दिए गए हैं जो फेमस है इनके बारे में। तो पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि चित्रकला के विषय एवं समीक्षा ये कैसे होती थी। तो बेसिकली ये वसली पर तैयार की जाती थी। इसका चित्र निर्माण वसली पर होता था। वसली क्या होता था कि कुछ पतले पतले कागज़ होते थे, उनको लेयर बाय लेयर ग्लू के हेल्प से यानी गोंद लगाकर चिपका के एक मोटी सी सतह बना ली जाती थी। फिर उस पर ये लोग कार्य करते थे, और ये जो कार्य होता था कुशल कलाकार द्वारा नेतृत्व होता था। मतलब जो मेन आर्टिस्ट होता था वो नेतृत्व करता था, यानी वो मेन हेड होता था, और बाकी और भी चित्रकार होते थे जो सामूहिक रूप से कार्य करते थे, वो उसकी बात मानते थे और उसके हिसाब से आर्ट फॉर्म बनाते थे। तो जैसा लिखा है, कागज़ के पन्नों को गोंद से चिपकाकर आवश्यक मोटाई की वसली तैयार की जाती थी। फिर जिसकी जो दो विशेषताएं होती थी, मतलब आर्टिस्ट के ग्रुप में, कि कोई अच्छे से लिख पाता है या कोई बैकग्राउंड अच्छे से दे पाता है या कोई पर्यावरण के चित्र अच्छे बना पाता है, जिसकी जो भी विशेषता होती थी वो अपने हिसाब से ड्रॉ करता था। फिर जो मेन ड्राइंग आती थी वो मेन हेड के द्वारा करी जाती थी। फिर जब ये पूरी तैयार हो जाती थी तो इसको पत्थर से घिसाई की जाती थी, एकदम मतलब चिकना बनाने के लिए इसको पत्थर से घिसाई की जाती थी, सुलेख लिखा जाता था। ये लिखने का कार्य मेनली मेन हेड के द्वारा होता था। मतलब इसमें ये लिखा जाता था कि ये आर्ट कब बनी है, स्पेसिफिक चीज़ें और किसने बनवाई, ये सब चीज़ें। और इसमें मेनली यूज़ होता था काले भूरे रंग का, जो प्रकृति से बनते थे। काले भूरे रंग जो प्रकृति से मिलते थे, यानी नेचुरल कलर, जैसे पत्तियों से, पेड़ पौधों से, इन सब चीज़ों से नेचुरल कलर बनाया जाता था। और इसमें सोने और चांदी का भी प्रयोग होता था, यानी जो गोल्ड सिल्वर होता है उसको पीस के भी ये लोग एक अच्छे रंग के लिए इसमें यूज़ करते थे। तो ये है राजस्थान वाला एरिया, ये है MP वाला एरिया। तो ये इधर साइड फैली थी, राजस्थान एरिया में और MP के एरिया में। यहाँ पे इस टाइम जो 6th सेंचुरी और 9th सेंचुरी है, 16 और 19th सेंचुरी AD, काल्विन आनंद कुमार ने इसे 1916 में राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया। यानी ये जो राजस्थान चित्रकला शैली है इसको इन्होंने 1916 में राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया। तो इसकी मेनली विषय वस्तु होती थी वैष्णव संप्रदाय, यानी वैष्णव संप्रदाय से, यानी कृष्ण भक्ति के ऊपर। इसके चित्र ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं राजस्थानी चित्रकला के। तो जैसे कि यहाँ पे गीत गोविंद है जयदेव द्वारा 12वीं शताब्दी में, ये राजा लक्ष्मण सेठ के दरबारी कवि थे।
इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और ये गीत गोविंद संस्कृत में है। जैसे रसमंजरी भानुदत्त के द्वारा ये कृष्ण को आदर्श प्रेमी के रूप में रसमंजरी में दिखाते हैं। बिहार के ब्राह्मण थे ये भानुदत्त। तो ये रसमंजरी जो है इसका मेनली अर्थ क्या है? रसमंजरी यानी आनंद का गुलदस्ता। और रसमंजरी में क्या दिखाया गया है? नायक और नायिकाओं का भेद, यानी नायक और नायिका में भेद दिखाया गया है और कृष्ण को आदर्श प्रेमी के रूप में दिखाया है। रसिक प्रिया केशव दास द्वारा है 1591 की। ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबारी कवि थे ये। रसिक प्रिया जो है ये मतलब रसिक प्रिया किस टॉपिक पर होती थी? ये रसिक प्रिया होती थी प्रेम, मिलन, वियोग, ईर्ष्या, वाद विवाद। मतलब मेनली आप ये मान लीजिए कि जो प्रेमी और प्रेमिका होती थी उनके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब प्यार मान लीजिए, गुस्सा, रूठना, मनाना, इन सब चीज़ों को लेकर इसमें चित्र हैं रसिक प्रिया में। और इसमें राधा और कृष्ण को मेन कैरेक्टर रखा गया है, मतलब मेन कैरेक्टर राधा कृष्ण को लिया गया है। कवि प्रिया केशव दास के द्वारा है। ये प्रेम कहानी है और ये एक प्रेम कहानी है और पर इसकी ये मान लीजिए शुरू में एक प्रेम कहानी है, फिर इसके प्रेम कहानी के ख़त्म होने के बाद लास्ट में 12 मासा नामक प्रकरण है, मतलब एक टॉपिक है 12 मासा नामक। 12 मासा में मौसम का सटीक वर्णन है, यानी हर मंथ के हिसाब से जैसा मौसम होता है उसका सटीक वर्णन है कि मतलब कौन से मंथ में कैसा मौसम होता है उसके बारे में बताया गया है। ये प्रेम कहानी है राय परवीन की। राय परवीन की प्रेम कहानी है कवि प्रिया, जो ओरछा की प्रसिद्ध गणिका थी। ओरछा की प्रसिद्ध गणिका राय परवीन की प्रेम कहानी है कवि प्रिया में। और लास्ट में है 12 मासा नामक प्रकरण जिसमें मौसमों का वर्णन है। बिहारी सतसई बिहारी लाल द्वारा लिखी गई है 1667 में। राजा जयसिंह जो जयपुर के थे, ये उनके दरबारी कवि थे। ये 700 पद में है बिहारी सतसई। फिर आती है रागमाला। ये रागमाला बेसिकली एक तरह की कविता है जिसमें एक फ़ीमेल रागिनी होती है और एक मेल राग होता है। फ़ीमेल रागिनी एक जैसे होता है हीरोइन के कैरेक्टर को दिखाया गया है और मेल राग जो होता है उसको हीरो के कैरेक्टर में दिखाया गया है। तो बेसिकली ये पूरे 6 राग होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 6 मुख्य राग: भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक राग, मेघ और श्री। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग राग मतलब प्रयोग किए जाते हैं, ये बजाए जाते हैं। इनका प्रयोग बाद में दरबारों में भी हुआ कि इनके चित्रण जो होते थे इनका राग उनकी सिचुएशन के हिसाब से, मान लीजिए कोई गुस्से वाली सिचुएशन है तो उधर भैरव राग आएगा, और मेघ, श्री, मतलब ये सब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से राग होते थे और उनकी रागनियाँ होती थी। रागनियाँ बेसिकली फ़ीमेल होती थी, तो ये राग मेल होता था, रागनी फ़ीमेल। और चित्रात्मक अभिव्यक्ति है, मतलब चित्र के द्वारा दिखाया गया है। अभी इसके चित्र होंगे आगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। NCERT में इसके चित्र हैं राग और रागनी से रिलेटेड कहीं, तो क्योंकि इसका वर्णन आगे भी है, मतलब ये राग और रागनी के बारे में NCERT में इस चैप्टर में तो मतलब बताया है कि आगे भी और कलाओं में भी इसका वर्णन है। आगे के जो चैप्टर हैं उनमें इसके चित्र दिखाए गए हैं कि किस टाइप से ये आर्ट फॉर्म बनती थी। फिर आते हैं महाकाव्य। धूलामारू, सोनी महवाल, मृगबाद, चौड़ पंसासी का लौह चंद के द्वारा है प्रिय विषय रहे, मतलब यहाँ के प्रिय विषय रहे दरबार के दृश्य, ऐतिहासिक घटनाएं और प्राकृतिक दृश्य। मतलब राजस्थानी चित्रकला शैली जो थी उसके प्रिय विषय रहे दरबारी दृश्य, ऐतिहासिक घटना। और मेनली अगर देखें मेन विषय जो रहे तो वो शैव संप्रदाय से थे कृष्ण भक्ति में। मतलब एक साइड तो ये हो गया कि हाँ कृष्ण भक्ति के थे और ये भी कुछ शामिल थे, पर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो वो ज़्यादा थे कृष्ण भक्ति के। जैसा कि चित्र दिखाया गया है वन में कृष्ण और गोपियाँ, गीत गोविंद का है ये, मेवाड़ 1550। छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय, मतलब ये संग्रहालय का नाम दिया गया है जहाँ ये संरक्षित है। ये जैसा कि यहाँ पर बताया था। गीत गोविंद के बारे में, तो गीत गोविंद के बारे में जयदेव ने चित्रित किया है। ये जयदेव 12th सेंचुरी राजा लक्ष्मण सेठ की दरबारी पर। फिर आता है मालवा चित्रकला शैली। मालवा चित्रकला शैली मतलब ये हम लोग पढ़ चुके थे, इसकी विषय वस्तु के चित्रकला के विषय एवं समीक्षा। फिर आती है मालवा चित्रकला शैली, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की है, यानी 16 और 17 सेंचुरी की है ये। तो इसमें ये चित्र आप देख रहे होंगे राग मेघा, जैसे यहाँ पे 6 मुख्य राग बताए थे, भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, मेघ और श्री। तो इसमें से ये एक है राग मेघा, यानी ये प्रसन्नता का राग है। तो इसको इस प्रकार चित्रित किया जाता था, मतलब कुछ लोग गाना बजा रहे होते थे, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिससे ये पता चलता कि हाँ माहौल अच्छा था, तो उसके लिए यहाँ पे राग मेघा का प्रयोग किया गया है। तो मालवा चित्रकला शैली के बारे में देखते हैं। ये
एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में दिया होता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स में समझना काफ़ी आसान रहता है। उसकी लैंग्वेज काफ़ी लंबी होती है, तुम लोगों को ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है, पर नोट्स की हेल्प से आसानी से समझ में आ जाता है। मालवा चित्रकला शैली देखिए 16 और 17 सेंचुरी की, जो कि यहाँ पे दिया गया है, पर उसी पैराग्राफ को आपको काफ़ी लंबा बता देंगे कि जैसे मालवा शैली 16वीं और 17वीं शताब्दी में फली फूली, और यह शैली हिंदू राजपूत दरबार का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि राजपूत शैली थी, क्योंकि वहाँ राजपूत राजा थे। इसकी 2 आयामी इस्पाट एवं सरल भाषा जैसी पांडुलिपियों से चौर पंसातिका चित्रों की शैलीगत विकास को पूर्णतः परिणत है। ये यही बताना चाह रहा है कि ये पांडुलिपि चित्रकला से ही विकसित हुई है। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति एक विकास एक निश्चित पृष्ठिक भूभाग और शासकों के संरक्षण में हुई, जो पहले पढ़ चुके हैं कि ये राजस्थान एरिया में फैली थी और मध्य प्रदेश के एरिया में, तो उसी को काफ़ी डिटेल में करके बता देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। मालवा चित्रकला शैली 16 और 17 सेंचुरी की थी। इसका आधार जैन चित्रकला शैली यानी जैन चित्रकला शैली, जैन पांडुलिपियन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ ये उसी से रिलेटेड होकर आगे बढ़ती है। मतलब एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है उसमें चैप्टर पर चैप्टर वाइज एक स्टोरी की तरह आगे बढ़ती जाती है। मतलब एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। मतलब पहले उसके विकास में जाना, फिर उसके बारे में जानेंगे, फिर धीमे धीमे मॉडर्न आर्ट तक के हम लोग लास्ट के चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। मतलब एक पूरे सीक्वेंस में है स्टोरी वाइज एनसीईआरटी। तो ये मालवा चित्रकला शैली कहाँ विकसित हुई थी? दतिया बुंदेलखंड यानी चंदेल का जो एरिया था, दतिया बुंदेलखंड में। यहाँ के भित्ति चित्र जो हैं, यानी भित्ति चित्र जो दीवारों पर बने हुए हैं, वहाँ पर मुगल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, पर जो कागजी चित्र हैं उधर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ की विषय वस्तु कुछ ज़्यादा मतलब ये कटा हुआ है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। इसकी विषय वस्तु में अन्य चीज़ों की देखते कि जैसे कुछ स्पेसिफिक हो, वो ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ की विषय वस्तु जन सामान्य विषयों का चुनाव, यानी नॉर्मली जो कार्य लोग करते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको ही यहाँ पे चित्रित किया गया है, कुछ विशेष यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे है मालवा का बुंदेलखंड का एरिया, जहाँ राग मेघा माधव दास के द्वारा है 1680। ये नरसिंह शहर में है। राग मेघा माधव द्वारा यहाँ पे चित्रित है। फिर आती है मेवाड़ चित्रकला शैली, 1605 की है ये। कर्ण सिंह मुगल संपर्क से, मतलब यहाँ की जो राजा थी कर्ण सिंह, उनका मुगलों से संपर्क था, इसलिए आप देखेंगे कि मेवाड़ चित्रकला शैली में थोड़ा मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब कर्ण सिंह मुगल संपर्क से थे, मतलब ये इनका संपर्क था मुगलों से, तो ये कुछ कम उत्कृष्ट थी, मतलब कुछ कम अच्छी थी। पर इसका परिष्कृत रूप यानी इसका बेहतरीन रूप, अच्छा रूप हमको देखने को मिलता है 1928 से 1952 में राजा जगत सिंह काल में, यानी राजा जगत सिंह के शासन काल में इसका कुछ अच्छा रूप हम लोगों को देखने को मिलता है। और राजा जगत सिंह के काल में 3 आर्टिस्ट थे। पहले थे साहिबदीन, दूसरे थे मनोहर, तीसरे थे जगन्नाथ। तो ये 3 फेमस आर्टिस्ट हैं मेवाड़ चित्रकला शैली के। इसको याद रखना थोड़ा ज़रूरी रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कौन से काल में कौन से आर्टिस्ट थे, ये आर्टिस्ट कौन से काल के हैं। तो यहाँ पे जो थी मेवाड़ चित्रकला शैली, जब राजा जगत सिंह के कार्यकाल में आई, तो यहाँ चटक रंगों का और लाल पीले रंगों का प्रयोग होने लगा। जो साहिबदीन थे उनकी रचनाएं क्या थी? उनके आर्ट फॉर्म थे रागमाला के ऊपर, रसिक प्रिया के ऊपर, भगवत पुराण के ऊपर और युद्धकांड के ऊपर। मतलब इनके जो आर्ट के टॉपिक थे राजा जगत सिंह के टाइम में, तो वो ये थे। मनोहर जो थे उनका टॉपिक है रामायण का बालकांड, जो कि फेमस है। जगन्नाथ का बिहारी सतसई। और साहिबदीन ने रामायण तीर्थक रेखाएं, इस पर मतलब रामायण की रेखाएं प्रस्तुत की हैं। मतलब जो उसमें आउटलाइनिंग वगैरह होती थी, वो भी साहिबदीन ने की है। इसकी विषय वस्तु मेवाड़ चित्रकला शैली की थी, साहित्य से विस्थापित होकर दरबार की ओर आ गई। यानी कुछ टाइम बाद ये जो मेवाड़ चित्रकला शैली थी, ये साहित्यिक चीज़ों से हट कर दरबार की चित्र बनाने लगे। दरबारी में क्या हो रहा है, राजा क्या कर रहा है, दरबार में क्या चल रहा है, ये सब बनाने लगे। तो नाथ द्वारा चित्रशाला के रूप में विकसित हुई। नाथ द्वारा मतलब एक राजा था, उसके द्वारा चित्रशाला के रूप में विकसित हुई। पिछवाई कपड़े पर चित्रित की जाती थी भगवान जगन्नाथ की आर्ट फॉर्म। यानी पिछवाई किसे कहते थे, ये थोड़ा मेन है कि मेवाड़ चित्रकला शैली में आता है पिछवाई आर्ट। तो पिछवाई आर्ट में होता था कि कपड़े पर भगवान जगन्नाथ की आर्ट फॉर्म बनाई जाती थी पूजा के लिए, एक स्पेसिफिक पूजा के लिए पिछवाई बनाई जाती थी। तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आती है बूंदी चित्रकला शैली। तो यहाँ पे मनोहर प्राकृतिक दृश्य थे, चित्रों का सूक्ष्म विवरण, यानी यहाँ पे दक्कनी प्रभाव भी देखने को मिलता है। दक्कनी चैप्टर आगे है दक्कनी चित्रकला शैली, पर यहाँ जो है वहाँ थोड़ा दक्कनी प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रों का सूक्ष्म वर्णन, यानी जो महीन काम था वो दक्कनी प्रभाव का था, पर यहाँ थोड़ा देखने को मिलता है। मनोहर प्राकृतिक दृश्य हरियाली, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ खूबसूरत प्राकृतिक चित्रों का चित्रांकन किया जाता था। यहाँ की विशेष उत्तम रंग योजना, यानी यहाँ की विशेषता जो थी बूंदी चित्रकला की उत्तम रंग योजना थी। भोज सिंह बूंदी रागमाला का विकास, यानी भोज सिंह के शासनकाल में बूंदी रागमाला का विकास हुआ है। यहाँ की एक स्पेसिफिक विशेषता ये भी थी कि यहाँ जो महिलाओं को बनाया जाता था
जो महिलाएं बनाई जाती थी वो छोटे कटकाठी की बनाई जाती थी। और यहाँ का विषय ज़्यादातर 12 मासा में दीपक राग होता था और महिलाएं छोटी कटकाठी की होती थी। फिर ये बूंदी चित्रकला के टाइम के शासनकाल है। राव भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह के टाइम में अश्वरोही अनुरुद्र चित्र है, यानी अनिरुद्ध सिंह घोड़े पर हैं सवार और उनका चित्रित किया गया है तुलसीराम द्वारा। ये में भी लास्ट में है जब सारे चित्र ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद। तो राव भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह और बुद्ध सिंह, ये उनका टाइम पीरियड है। और उमेंद्र सिंह चित्रकला चरम पर थी, मतलब उमेंद्र सिंह के टाइम काल में यहाँ जो आर्ट फॉर्म थी वो चरम पर थी और इसी टाइम पीरियड पे उसका अंत भी हुआ, यानी 1771 सेंचुरी से 1821 तक ये एकदम पीक पर गई, फिर वहाँ से डिक्लाइन होने लगी। तो ये देखेंगे बूंदी चित्रकला के बारे में कि यहाँ पे ये बूंदी चित्रकला शैली 17वीं शताब्दी में, मतलब यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड दिखा गया है राव छात्रसाल और राव भाव सिंह, ये इन्हीं का स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जब इनके में कुछ ज़्यादा आर्ट फॉर्म नहीं हुई। तो इन्हें याद रखने की कोई नीड नहीं रहती है, बाकी इन्हें सीक्वेंस में लिख लिया जाए तो बेहतर होता है। ये दीपक राग है, दीपक राग बूंदी चित्रकला शैली, क्योंकि यहाँ पे एक फेमस था यहाँ की विषय वस्तु दीपक राग की। तो इसके आगे हम देखते हैं बूंदी प्लस कोटा चित्रकला शैली, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कोटा चित्रकला शैली। तो ये बूंदी और जो कोटा चित्रकला शैली थी ये पहले एक ही थी, क्योंकि पहले बूंदी राज्य और कोटा राज्य एक ही था। फिर बाद में इसका जब बंटवारा होता है, यानी ये राज्य अलग किया जाता है, तो कोटा अलग हो जाता है, बूंदी अलग हो जाती है। तो ये रहती तो वही आर्ट फॉर्म है कोटा चित्रकला के, बूंदी से ही रिलेटेड होती है, जब उससे अलग हुई है तो उसके ही तरह तो होगी, पर आगे चल के इसका कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं उभर कर आ जाती हैं, इसकी विशेषताएं अलग हो जाती हैं। तो पहले बूंदी और कोटा चित्रकला शैली प्राकृतिक विवरण, जैसे कि यहाँ पे है मनोरम दृश्य, यानी हरियाली, यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्राकृतिक चित्रण होता था, तो वो थी इसकी विषय वस्तु। दोनों पहले एक राज्य थे। तो कोटा चित्रकला शैली के बारे में हम देखेंगे, इसका आधार है बूंदी चित्रकला शैली, क्योंकि वो उससे ही अलग हुई है इसलिए उसका वही आधार है। तो बाद में जब ये आगे बढ़ती है तो फिर इसके प्राकृतिक चित्रों से हटकर ये शिकार के दृश्य पर आ जाती है। यहाँ पे कोटा चित्रकला शैली में है भी ये शिकार के चित्र हैं। कोटा के महाराज राम सिंह प्रथम मुकुंद में शेरों का शिकार करते हुए, मतलब ये पहले प्राकृतिक चित्रण होता था। जैसे ये यहाँ पे देख ले कोटा चित्रकला शैली, यहाँ प्राकृतिक चीज़ें दिखाई गई हैं। अश्विनी 12 मासा, यानी यहाँ 12 मासा और दीपक राग बूंदी चित्रकला शैली में फेमस थे, तो इसलिए उनका चित्रण ज़्यादा होता था। तो यहाँ से जो कोटा चित्रकला शैली स्टार्ट होती है, तो शुरू में तो इसके प्राकृतिक ही विषय वस्तु होती थी, प्राकृतिक चित्रण। फिर बाद में जाकर कुछ टाइम में ये शिकार वगैरह करने की चित्र बनाने लगे थे। आरंभ में बूंदी ही थी, मतलब पहले बताया ही आपको। राम सिंह के काल में अलग विशेषता आई, यानी राम सिंह के काल में जो इसको अलग विशेषता मिल गई 1660 में। यहाँ पे शिकार के दृश्य बनाए जाने लगे, शिकार करने के। शतरंज खेलते स्त्री पुरुष, सहज सुलेख, निष्पादन, दोहरे न्याय पट में छायांकित करने पर जोर, मतलब दोहरे न्याय पट में छायांकित अवयव करने की, मतलब जो आर्ट, एक तरह की आर्ट होती है सिंपल टाइप, उसमें शेडो नहीं दिखाई जाती है, पर एक आर्ट होती है जिसमें शेडो भी ऐड होती है, तो यहाँ पे वही दिखाया गया सुलेख, मतलब अच्छे से उसको देखने लगे थे। फिर आती है बीकानेर चित्रकला शैली। ये बीकानेर चित्रकला शैली, इसका ये चित्र है। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण साहिबदीन के द्वारा लिखा गया, मतलब साहिबदीन यहाँ के बीकानेर चित्रकला के फेमस आर्टिस्ट थे। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण, इसके बारे में देखते हैं बीकानेर चित्रकला शैली के बारे में। बीकानेर चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव था, मतलब ये जो बीकानेर चित्रकला शैली थी इसमें मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये टाइम पीरियड में मुगल आने लगे थे तो उनका प्रभाव देखने को मिलता है। दिल्ली से मुगल कलाकार आए थे, मतलब बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने दिल्ली से फेमस आर्टिस्ट को बुलाया था। जो दो फेमस आर्टिस्ट थे वो कौन थे? उस्ताद अली और रुकनुद्दीन। उस्ताद अली और रुकनुद्दीन ये फेमस आर्टिस्ट थे, ये मुगल से, यानी मुगल दरबार से आए थे। उस्ताद अली और रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन की विशेषता क्या थी? ये कोमल रंगों का प्रयोग करते थे और दक्षिण और दक्कनी और मुगल चित्रकला शैली का प्रयोग करते थे, यानी दक्कनी चित्रकला शैली और मुगल चित्रकला शैली का प्रयोग करते थे और कोमल रंगों का प्रयोग करते थे। रुकनुद्दीन के द्वारा चित्रित चित्रकलाएँ हैं फेमस जो हैं रामायण, रसिकप्रिया, दुर्ग सप्तशती, ये जो तीन है ये इनके द्वारा फेमस आर्ट फॉर्म है। ये रुकनुद्दीन के स्टूडेंट थे इब्राहिम नाथू और साहिबदीन। साहिबदीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ आपने पढ़ा था। साहिबदीन मेवाड़ चित्रकला शैली के आर्टिस्ट थे, तो ये इनके ही शिष्य थे रुकनुद्दीन के। साहिबदीन ईसा, जो साहिबदीन और नाथूराम इब्राहिम थे, तो इब्राहिम की मुख्य विशेषता थी धुंधले रंगों का प्रयोग करते थे और चेहरे सुडौल बनाते थे, यानी जो इब्राहिम थे आर्टिस्ट वो धुंधले कलर्स का प्रयोग करते थे और चेहरा सुडौल बनाते थे।
तो बीकानेर चित्रकला शैली, यहाँ के राजा ने यहाँ के लिए एक मंडी बनवाई थी। मंडी किसको बोलते थे? मंडी जैसे आर्ट के लिए स्कूल होते हैं या फिर आर्ट बनाने की चित्रशालाएँ जैसे कह लीजिए, चित्रशाला जहाँ पे आर्ट बनाई जाती है, तैयार की जाती है, तो वो बनवाई थी इन्होंने चित्रशाला। मुख्य चित्रकार की देखरेख में यहाँ पे काम होता था, अन्य चित्रकार भी काम करते थे। और बीकानेर चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता थी चेहरे को सुडौल और सुंदर दिखाते थे। छवि चित्रण परंपरागत रहता था, यानी जैसा चला आया है वैसे ही छवि चित्रण होता था, पर चेहरे को सुंदर सुडौल बनाते थे और कोमल रंगों का प्रयोग करते थे। तो ये थी बीकानेर चित्रकला शैली। मतलब सबकी एक अलग अलग विशेषता है स्पेसिफिक, और कौन कौन से यहाँ पे आर्टिस्ट हैं वो ध्यान रखने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि अब कौन सी आर्टिस्ट है। तो बीकानेर चित्रकला शैली में ही दिल्ली से आर्टिस्ट आए थे, तो यहाँ पे मुग़ल प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसा कि इसमें कुछ आर्ट फॉर्म है, तो ये जो आर्ट है बीकानेर चित्रकला शैली बनने की प्रथा प्रचलित थी, जिनमें मंडी कहा जाता था, जिन्हें मंडी यानी चित्रशाला कहा जाता था, जहाँ कलाकारों का समूह चित्रकार के निर्देश में चित्रण करता था। मतलब जो अभी बताया है कि यहाँ एक मंडी बनवा दी थी राजा ने, यानी चित्रशाला, जहाँ पे मेन हेड जो होता था उसकी देखरेख में ही काम होता था। शिलालेखों से सूचना प्राप्त करते थे। रुकनुद्दीन इब्राहिम और नाथू इसमें से कुछ व्यवसायिक चित्रकारों को संभालते थे, यानी ये मेन चित्रकार होते थे और अब चित्रकारों को संभालते थे। कुछ मंडियाँ अनूप सिंह शासनकाल में अस्तित्व में थी। चित्र पूर्ण होने पर दरबार के अभिलेख, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं कि किसने और भी दरबार। तो ये आता है गायों से घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, इसको आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। गायों से कृष्ण घिरे हुए हैं और ये कमल के ऊपर बैठे हैं और ये बांसुरी बजा रहे हैं। बीकानेर चित्रकला शैली, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पहले से बुक हमने काफ़ी बार पढ़ चुकी है, इसलिए बुक में हाइलाइट्स हैं कि अगर मेन चीज़ें जो रहती हैं, बाकी तो कुछ ज़्यादा ही इसमें चीज़ें रहती हैं, पर मेन चीज़ों को हाईलाइट पहले ही से किया हुआ है क्योंकि ये बुक पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ चित्र के बारे में दिखाया गया। रुकनुद्दीन कोमल रंगों, ये आर्ट कोमल रंगों का प्रयोग करते थे। तो ये आर्ट जो है गायों से घिरे हुए कृष्ण, यहाँ पे रुकनुद्दीन की विशेषता बताई है। रुकनुद्दीन ने कोमल 3 रंग के अति सुंदर। इन्हें चित्रकला शैली की कलाकार छवि चित्रण की प्राथमिकता अद्वितीय है, जिनमें बहुत से चित्र ऐसे भी हैं जिनमें उनमें वंशावली की जानकारी शामिल है, यानी उनकी वंशावली की कौन कब क्या आया, यानी कौन सा राजा कब आया, उन्हें उत्साह या उस्ताद कहते हैं, यानी उस्ताद यानी टीचर। रुकनुद्दीन ने कोमल रंगों के 3 से अधिक सुंदर चित्र बनाए। इब्राहिम के काम में धुंधले स्वप्न जैसा गुण है, जो पहले भी बताया कि वो धुंधले कलर का प्रयोग करते थे, गुण है। उनकी मानव कृति में से चेहरे सुंदरता के साथ सुडौल है, जो कि पहले यहाँ पे बताया है। शॉर्ट में ही लिखा हुआ है कि इब्राहिम धुंधले रंग का प्रयोग और चेहरे सुडौल होते थे, मेनली वही बताया है इसमें। मानव कृतियों में चेहरा सुंदर तथा सुडौल है, जैसे कि 12 मासा, रागमाला, रसिक प्रिया, यही सब चीज़ें। फिर आती है किशनगढ़ चित्रकला शैली। तो इसके बाद है किशनगढ़ चित्रकला शैली, जिसके बारे में हम अगले टॉपिक में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी और इसमें अभी बाकी है जोधपुर चित्रकला शैली और जयपुर चित्रकला शैली। मतलब 3 शैलियाँ ही बाकी हैं, बाकी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ये यहाँ पे राजस्थान चित्रकला शैली के डिटेल के बारे में जाना था कि कैसे होती थी। फिर आई थी मालवा मेवाड़ चित्रकला शैली, उसके बाद बूंदी थी, फिर कोटा चित्रकला शैली थी, इसके बाद बीकानेर चित्रकला शैली और फिर थी किशनगढ़। तो हम इनके बारे में जान चुके हैं, पर किशनगढ़ और जोधपुर चित्रकला शैली है और जो जयपुर चित्रकला शैली, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कुछ आर्ट फॉर्म भी दिए गए हैं। मारू रागनी, राजा अनिरुद्ध सिंह, तो इनके बारे में, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और ये हैं इसके शॉर्ट नोट, जिससे दोबारा पढ़ने में काफ़ी आसान रहता है। तो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर नॉर्मल समझने के तौर पर ही पढ़ रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये इतना हम लोगों ने पोर्शन कवर कर लिया है बीकानेर चित्रकला। बस 3 ही टॉपिक बाकी हैं, इसके बाद मुगल लघु चित्रकला स्टार्ट हो जाएगी। और इससे पहले हम लोग जो चैप्टर के लास्ट में आर्ट फॉर्म दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेंगे। उसमें काफ़ी टाइम लगेगा कि ये बानी ठानी क्या थी और चित्रकूट में राम भरत में, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में डिटेल में जान लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।